Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see the revision of chapter number 7 and chapter number 8 of your social science textbook class 7th new NCERT, that is Exploring Society, India and Beyond. So let us just see the revision of chapter number 7 and chapter number 8. So let us just start with chapter number 7 और इसके हम नोट्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 8 के। ओके, सबसे पहले हमने देखा था राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर, कैसे राइज हुआ था। सो गुप्ता एम्पायर जो है स्टार्ट हुआ था 320 सीई विद चंद्रगुप्त फर्स्ट के साथ स्टार्ट हुआ था। इट वॉज एक्सपेंडेड अंडर लेटर रूलर्स, जो बाद के शासक आए उन्होंने उसको एक्सपेंड किया एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन एंशिएंट इंडिया। जो रूलर्स हुआ करते थे, राजा थे इस समय के, उन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स धारण किए, जैसे महाराजाधिराज, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं में भी सबसे ऊंचे राजा, शोइंग देयर अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। वो अपनी प्रेस्टीज को ऊंचा दिखाने के लिए इस तरीके के टाइटल्स रखा करते थे। पावरफुल रूलर थे उस समय के, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे समुद्रगुप्त। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर थ्रू वॉर्स एंड परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। हमने चैप्टर में कॉइन्स पे इमेजेस भी देखी थी। वो अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रैक्टिस किया था। चंद्रगुप्त सेकंड, जो समुद्रगुप्त के बेटे थे, स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनकरेज्ड आर्ट एंड कल्चर। उन्होंने शासन व्यवस्था को अच्छा मजबूत किया और आर्ट एंड कल्चर को एनकरेज किया। उनके अंडर दीज रूलर्स, ये जो राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, ये जो एम्पायर है गुप्ता एम्पायर, ये बहुत पीसफुल और प्रोस्पेरियस, समृद्ध बना। यहाँ पे बहुत शांति थी, समृद्धि थी। देन नेक्स्ट इज सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो सोसाइटी उस समय कैसी थी? पीपल एंजॉयड पीस, लोग शांति से रहते थे, सेफ्टी महसूस करते थे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, लोग सही से रहते थे, मतलब पैसे की या बहुत ज्यादा गरीबी नहीं थी। ट्रेड इंक्रीज इनसाइड इंडिया एंड विद अदर किंगडम्स, व्यापार बढ़ा भारत के अंदर भी और बाहरी राजाओं के साथ भी, किंगडम्स के साथ भी। देन गोल्ड कॉइन्स विद इमेजेस ऑफ रूलर्स प्रूव दैट इकोनॉमी वाज स्ट्रांग। बहुत सारे हमने देखे कि सोने के सिक्के पाए जाते हैं उस समय के, तो गोल्ड कॉइन्स उस वक्त जो है और उस पे राजाओं की इमेज ये दिखाती है कि इकोनॉमी, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत थी, स्ट्रांग थी। देन वी लर्नड अबाउट education and learning. So Nalanda University became a world famous center of learning where students studied grammar, astronomy, medicine and philosophy. तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी उसी समय की है जब ये वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में विख्यात हुई, फेमस हुई। किस चीज के लिए? यहाँ जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने आते थे, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलोसफी की पढ़ाई करने आते थे। यहाँ जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, जैसे कि आर्यभट्ट मेड रिमार्केबल डिस्कवरीज इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मतलब उस समय के जो स्कॉलर्स थे गुप्ता एम्पायर के, वो जैसे आर्यभट्ट का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। देन नेक्स्ट हमने देखा था आर्ट एंड लिटरेचर। सो गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज। गुप्ता काल जो है इसको हम गोल्डन एज कहते हैं भारत के इतिहास में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वक्त आर्ट, लिटरेचर, ये जो भी चीजें हमने पढ़ी थी, साइंस, ये सब फ्लरिश्ड हुए, बहुत ज्यादा डिस्कवरीज देखने को मिली, बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे गए, इसीलिए इस काल को गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है। ग्रेट पोएट एंड प्ले राइट कालिदास रोट मास्टरपीसेस लाइक मेघदूतम, रघुवंशम। कालिदास इसी वक्त हुए थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि मेघदूत है, रघुवंशम है। स्कल्पचर एंड पेंटिंग इम्प्रूव्ड, जो इस वक्त की पेंटिंग, जो पेंट करने की कला है, आर्ट है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है उसमें, स्पेशली पेंटिंग्स इन अजंता केव, ये सब बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले। देन आर्किटेक्चर और साइंटिफिक स्किल्स की बात करें तो आयरन पिलर का एग्जाम्पल दिया हुआ था, जो दिल्ली के मेहरौली में है। वो पहले हमने देखा मध्य प्रदेश की एक केव्स के पास था, बाद में उसे दिल्ली लाया गया। That was built during this time. It is famous for not rusting even after hundreds of years. इतने साल हो गए, 1600 साल के करीब लगभग हो गए हैं, बट अभी तक उसमें कोई जंग नहीं लगी हुई है, राइट। देन इट शोज एडवांस मेटल वर्किंग स्किल्स, उस वक्त जो प्राचीन भारत के लोगों के पास थी वो ये दिखाती है। देन नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर कैसे खत्म हुआ? तो इट वॉज स्लोली डिक्लाइन ड्यू टू इन्वेशन ऑफ हुनास। हुनास जो थे उन्होंने इन्वेशन किया, आक्रमण किया, उसके कारण। सेकेंड, जो रूलर्स थे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो भी राजा है वो वीक थे, उतने स्ट्रांग नहीं थे, वो शासन व्यवस्था नहीं संभाल पाए। एंड स्लोली द एम्पायर ब्रोक इनटू स्मॉलर किंगडम, और धीरे धीरे एम्पायर छोटे राज्यों में, छोटे किंगडम्स में बट गया। तो इस पूरे चैप्टर से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि गुप्ता एरा इज रिमेंबर्ड एज अ रिच पीरियड। इसके एक हम कह सकते हैं बहुत डेवलप्ड समय था, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में, पीस एंड प्रोस्पेरिटी के क्षेत्र में। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इस काल का? आर्ट के क्षेत्र में, साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर,
लिटरेचर, एजुकेशन, आर्किटेक्चर, इट मेक इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कल्चरल पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री। इस समय हमारी जो संस्कृति है इस पीरियड में बहुत ज्यादा विकसित हुई। सो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर ये आप देखते हैं तो एक ओवरऑल पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको आंसर लिखने के लिए। नाउ लेट अस जस्ट सी द क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस रहेगा, आपको ऑप्शंस दिए गए रहेंगे, सही आंसर पे आपको मार्क करना रहेगा। ओके, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ उनके आंसर्स देखते चलेंगे। जैसे पहला है, गुप्ता एम्पायर फ्लरिश्ड मेनली ड्यूरिंग विच सेंचुरी? कब से कब तक फैला? फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी, सी थर्ड से सिक्स सेंचुरी, सिक्स से नाइन्थ, नाइन्थ से ट्वेल्थ सेंचुरी। देन आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, इट वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके समय में ये बना था? अशोका, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकेंड या समुद्रगुप्त? विच टाइटल वॉज कॉमनली यूज्ड बाय गुप्ता रूलर? कौन से टाइटल रखे गए थे ज्यादातर राजाओं द्वारा? महर्षि, महाराजाधिराज, राजगुरु या वर्मा? तो इसके आंसर्स देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन के। थर्ड से सिक्स सेंचुरी सी तक टाइम पीरियड था गुप्ता एम्पायर के फ्लरिशिंग का। आयरन पिलर जो दिल्ली का है वो चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में इरेक्ट किया गया था। विच टाइटल वॉज कॉमनली यूज? तो महाराजाधिराज टाइटल यूज किया गया था ज्यादातर राजाओं द्वारा। देन हु वॉज द फेमस चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता रूलर? तो गुप्ता के समय में कौन आया था इंडिया में चाइनीज ट्रैवलर? मार्को पोलो, इबन बतूता, फाहियान और हुएनसांग। कौन आया था? देन समुद्रगुप्त को किस चीज के लिए जाना जाता है? टीचिंग पोएट्री, परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, बिल्डिंग अजंता केव या ट्रेड विद चाइना? देन विच सेंटर बिकेम फेमस फॉर लर्निंग ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? मोहनजोदारो, नालंदा यूनिवर्सिटी, अमरावती या हड़प्पा? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पहले इसके आंसर देखते हैं। फाहियान आया था इस समय में, चाइनीज ट्रैवलर गुप्ता पीरियड के समय। समुद्रगुप्त को हम जानते हैं उसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए। फिर कौन सा सेंटर जो है वो लर्निंग के लिए फेमस हुआ? नालंदा यूनिवर्सिटी। Then next three questions देख लेते हैं। आर्यभट्ट is remembered mainly for his contribution to dance, astronomy and mathematics, medicine या architecture? आर्यभट्ट को मेनली किन कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है? कालिदास wrote the famous literary work, कौन सा इसमें से कालिदास का वर्क है? अर्थशास्त्र, मेघदूतम, वेदास या पंचतंत्र? गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन मेनली किस कारण से हुआ? फ्लड के कारण, लैक ऑफ ट्रेड, देयर ओन वॉर्स या अटैक बाय हुनास एंड वीक लेटर रूलर्स? तो इजी क्वेश्चंस है। पहला जो है, आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के फील्ड में वर्क किया। कालिदास की किताब का नाम है मेघदूतम। एक और है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गुप्ता एम्पायर मेनली जो डिक्लाइन हुआ वो हुनास के अटैक के कारण हुआ और वीक जो बाद में राजा है उनके कारण हुआ। नाउ तीन और क्वेश्चंस है। विच फील्ड प्रोग्रेस ग्रेटली ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गिविंग इट द टाइटल गोल्डन एज? कौन सा फील्ड सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुआ जिसके कारण गोल्डन एज नाम दिया गया? स्पेस रिसर्च, आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, मेटल इंडस्ट्री, ओनली मिलिट्री वेपन? विच मेटल वर्क फ्रॉम गुप्ता पीरियड इज फेमस फॉर नॉट रस्टिंग इवन टुडे? आज भी किस चीज में जंग नहीं लगी जो गुप्ता पीरियड के समय का है? गोल्ड स्टैच्यू, आयरन पिलर, कॉपर कॉइन या सिल्वर प्लेट? ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड विच स्टाइल ऑफ आर्ट बिकेम हाईली डेवलप? कौन सा आर्ट सबसे ज्यादा डेवलप हुआ इस समय में? केव पेंटिंग, स्कल्पचर, टेम्पल कार्विंग ओनली, शिप बिल्डिंग या टेक्सटाइल वीविंग? तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। 10th वाले का आंसर है गोल्डन एज क्यों कहा गया, किस चीज के लिए? आर्ट, लिटरेचर और साइंस के फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। यहाँ पे आयरन पिलर फेमस है। देन गुप्ता पीरियड में कौन सा स्टाइल सबसे ज्यादा आर्ट में फेमस हुआ? केव पेंटिंग एंड स्कल्पचर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो लेट अस जस्ट सी वन बाय वन। पहला है, गुप्ता पीरियड इज ऑफन कॉल्ड डैश एज ऑफ इंडिया? चंद्रगुप्त फर्स्ट फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर अराउंड? कब फाउंड किया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्ता एम्पायर? महाराजाधिराज टाइटल का मतलब क्या है? डैश किंग। समुद्रगुप्त वाज आल्सो नोन एज द डैश नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इतने सारे उसने एक्सपीडिशन किए, लड़ाइयां लड़ी, युद्ध लड़े कि उन्हें क्या कहा जाता था? आयरन पिलर एट दिल्ली इज फेमस बिकॉज इट डज नॉट डैश। सिक्स्थ है, डैश वाज अ ग्रेट पोएट इन गुप्ता पीरियड एंड रोट वर्क्स लाइक मेघदूतम? किसने लिखा है मेघदूतम? इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला है, गुप्ता पीरियड जो है इसे गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। और 320 सीई में गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की या फाउंड किया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। महाराजाधिराज का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स या सुप्रीम। समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है, इंडियन नेपोलियन। आयरन पिलर जो दिल्ली में है वो इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें अभी तक कोई रस्ट नहीं लगी है। और कालिदास ग्रेट पोएट है जिन्होंने गुप्ता पीरियड के समय थे मेघदूतम लिखा है। एक और किताब मैंने पूछी है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आर्यभट्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड रोट द बुक? उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी आर्यभट्ट ने? ये आपको इसमें डैश में फिल करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस लर्निंग सेंटर
during Gupta period was dash university. Art and sculptures flourished during this period, especially the dash caves. Gupta rulers issued many dash coins with fine designs. Then Fahian visited India during rule of dash. किसके समय में फाहियान इंडिया में विजिट करने आए थे? The Gupta Empire declined mainly due to attack by dash. तो इनके आंसर्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने जो किताब लिखी उसका नाम है आर्यभट्टिया. देन कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस हुई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी. आर्ट और स्कल्पचर जो है फ्लरिश हुआ इस पीरियड में, स्पेशली इन अजंता केस. गुप्ता रूलर्स ने इशू किए बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स. एंड फाहियान किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में. और किसके अटैक के कारण गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ? हुनास. ठीक है. नाउ डैश परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ टू शो पावर एंड अथॉरिटी. मेटल वर्क ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड शोज एडवांस नॉलेज ऑफ डैश. लिटरेचर रिटन इन गुप्ता एज वाज मोस्टली इन डैश लैंग्वेज. गुप्ता पीरियड सॉ प्रोग्रेस इन साइंस, आर्ट एंड डैश. Many temples in Gupta period were built of rather than wood. Dash. Gupta period is remembered for peace, prosperity and culture. तो इनके आंसर्स देख लेते हैं. सबसे पहले समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था. मेटल वर्क जो है उसमें एडवांस जो नॉलेज है वो आयन का हमें पता चलता है आयन पिलर के थ्रू. लिटरेचर जो लिखा गया गुप्ता एज में वॉज मोस्टली इन संस्कृत लैंग्वेज. गुप्ता पीरियड सॉ प्रोग्रेस इन साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर. यहाँ लिटरेचर आएगा. और मेनी टेम्पल्स इन गुप्ता पीरियड वर बिल्ट ऑफ स्टोन. गुप्ता पीरियड रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है पीस, प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए. सो इसके साथ फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए हमने. नाउ वी विल सॉल्व सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, पॉज करके लिखने का ट्राई करोगे तब एक एक करके आंसर्स चेक करेंगे. यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो 15 क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं एक के साथ. तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड अ गोल्डन एज बिकॉज ऑफ इट्स पीस एंड प्रोस्पेरिटी, अलाउड ग्रोथ इन आर्ट, literature, science and trade. Achievements in astronomy, mathematics and literature made it a glorious era. इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हर क्षेत्र में जिसके कारण इसे गोल्डन एज कहा जाता है. 2 अचीवमेंट्स हमें लिखने हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के. सो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्ता डायनेस्टी की खोज की, स्ट्रेंथन किया थ्रू मैरिज अलायंसेस. हमने देखा था कि उसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी ना वकाटका प्रिंस के साथ. एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मगध एंड नेबरिंग एरियाज, एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज समुद्रगुप्त कंपेयर टू नेपोलियन? समुद्रगुप्त को नेपोलियन से क्यों कंपेयर किया जाता था? ही वाज कंपेयर टू नेपोलियन बिकॉज समुद्रगुप्त वॉन मेनी बैटल्स एंड एक्सपैंडेड हिज एम्पायर अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया. उसने नॉर्थ में, साउथ में अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया. लाइक नेपोलियन, उसने भी बहुत सारे वॉर लड़े थे नेपोलियन ने. इसीलिए बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री सक्सेस ही अर्न द टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया. 2 कॉन्ट्रीब्यूशन हमें चंद्रगुप्त सेकंड के लिखने हैं. सो चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य promoted trade with Mediterranean world और इन्होंने encourage किया था literature, art और support किया था विद्वानों को जैसे कि कालिदास जो थे. Now next question is 5th देखते हैं. 2 हमें important cities लिखनी है गुप्ता रूल के दौरान. So पाटलिपुत्र was the capital city while उज्जैनी became an important trade and culture center. Trade और culture के तौर पे अगर हम main center देखें तो उज्जैनी था जो present day उज्जैन है, और capital city राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र पटना है आज का present day. Both cities reflected the prosperity ऑफ गुप्ता सोसाइटी. गुप्ता सोसाइटी की तो समृद्धि है वो इन 2 सिटीज से हमें देखने को मिलती है. हाउ डिड ट्रेड प्रॉस्पर अंडर गुप्तास? गुप्तास के समय में ट्रेड, व्यापार कैसे बढ़ा? सो ट्रेड एक्सपैंड हुआ थ्रू इनलैंड एंड ओवरसीज रूट. मतलब देश के अंदर तो हुआ ही हुआ व्यापार, देश के बाहर भी. इंडिया एक्सपोर्टेड, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से? सिल्क, स्पाइसेस, आइवरी टू साउथ ईस्ट एशिया एंड मेडिटेरेनियन रीजन. और बहुत सारा वेल्थ यानी पैसा जो है एम्पायर में आता था विदेश से. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 कॉन्ट्रीब्यूशन हमें कालिदास के लिखने हैं. सो ही रोट फेमस प्ले, उन्होंने नाटक लिखा था. अभिज्ञान शकुंतलम और पोएम लिखी थी जैसे मेघदूत, रघुवंशम. हिज वर्क रिप्रेजेंट द पीक ऑफ संस्कृत लिटरेचर. उस वक्त संस्कृत भाषा में लिटरेचर्स लिखे जाते थे और ये उस वक्त का पीक समय था जब संस्कृत लैंग्वेज में लिटरेचर लिखे जा रहे थे. व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी? क्यों फेमस थी नालंदा यूनिवर्सिटी? बिकॉज इट अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड. इंडिया, अब्रोड हर जगह से इसमें स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे. यहाँ पर रिलीजन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन ये सब पढ़ाया जाता था. एंड हैड अ वास्ट लाइब्रेरी विद 1000 ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स. बहुत सारी किताबें यहाँ पर रखी गई थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड आर्यभट्ट चेंज एस्ट्रोनॉमी? आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी को कैसे चेंज कर दिया? उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने ही एक्सिस पे इस तरीके से स्पिन करती रहती है. इट डिस्क्राइब सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स साइंटिफिकली. जो ग्रहण वगैरह लगता है उसके बारे में अच्छे से पता चला. कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई, उन्होंने जो मैथ में पाई आप यूज करते हैं उसकी वैल्यू पता की विद एक्यूरेसी. अब हमें मेंशन करना है 1 एडवांस
एडवांसमेंट इन मैथमेटिक्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। मैथमेटिक्स के फील्ड में क्या एडवांसमेंट हुई, क्या खोज हुई गुप्ता समय में, वो बताना है। सो मैथमेटिशियन ने डेवलप किया डेसिमल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। पॉइंट जो आज हम लगाते हैं नंबर्स में वो फाइंड आउट हुआ, जीरो खोजा गया इस समय में, जो कि पूरी दुनिया में बाद में स्प्रेड हुआ। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए मैथमेटिक्स के फील्ड में गुप्ता पीरियड में। उसमें आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट खोज किए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई इज आयरन पिलर यूनिक। आयरन पिलर जो है वो क्यों यूनिक है? बिकॉज इट हैज नॉट रस्टेड फॉर ओवर 1600 ईयर्स। 1600 साल हो गए लेकिन अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। ये दिखाती है कि मेटलर्जिकल स्किल्स जो है गुप्ता पीरियड की कितनी एडवांस हुआ करती थी। देन व्हाट थीम्स आर सीन इन अजंता पेंटिंग। अजंता पेंटिंग में क्या क्या थीम्स देखने को मिलते हैं? तो डिपिक्ट करते हैं सीन्स, जो जातक की कहानियां हैं, जातक टेल्स है, उसमें से बुद्धा की लाइफ से कहानियां ली गई हैं, एज वेल एज स्टोरीज ऑफ कंपैशन एंड डिवोशन। किस तरीके से हम दूसरों के प्रति दया रख सकते हैं और श्रद्धा भक्ति रख सकते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड इसमें डिवोशन के बारे में यहाँ पे मेन जो थीम है वो लिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर उदयगिरी केव इंपॉर्टेंट। उदयगिरी की जो केव्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उदयगिरी केव्स कंटेन कार्विंग्स ऑफ हिंदू डीटीज। वहाँ हिंदू देवी देवताओं की कार्विंग्स की गई है, स्पेशली लॉर्ड विष्णु। ये हाईलाइट करते हैं गुप्ता का रिलीजियस आर्ट एंड ग्रोथ ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। देन दो फीचर्स बताने हैं गुप्ता काल के स्कल्पचर्स के बारे में। दे मेड इन स्टोन एंड ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज और स्टोन के बने होते थे। दे वर फाइनली कार्व्ड, बहुत अच्छे से कार्विंग की जाती थी। ग्रेसफुल होते थे। इसमें गॉड गॉडेसेस डिपिक्ट किए जाते थे। बुद्धा विद डिवोशनल थीम्स डिपिक्ट किए जाते थे। ओके, सो बुद्धा के बारे में, बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है वो, और जो मंदिर वगैरह है, हिंदू जो हम कह सकते हैं रिलीजियस आर्ट का उस वक्त ग्रोथ हुआ। देन नेक्स्ट इज Who were the Pallavas? पल्लवास कौन थे and where did they rule? और उन्होंने कहाँ शासन किया? So Pallavas were a South Indian dynasty ruling over तमिलनाडु। उन्होंने तमिलनाडु के ऊपर शासन किया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड विद कांचीपुरम एज देयर कैपिटल। उनकी कैपिटल कांचीपुरम थी और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु के रीजन पे उन्होंने इस डायनेस्टी ने शासन किया। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के आएंगे तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके, तो इसके जैसे 5 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, तो आप अपने हिसाब से उसकी लेंथ को बड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं लॉन्ग आंसर्स के, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता रूलर। गुप्ता जो शासक थे उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या है वो हमें बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। सो गुप्ता सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में लिखेंगे। इन्होंने जो गुप्ता डायनेस्टी की खोज की, एम्पायर को स्ट्रेंथन किया मैरिज अलायंसेस के थ्रू, फिर एक्सपेंड किया पावर को मगध में और सराउंडिंग रीजन में। फिर समुद्रगुप्त ने, इनके बारे में हमने पढ़ा कि ग्रेट कन्क्वेरर थे, बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े, इसलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत सारे बैटल्स जीते उन्होंने नॉर्थ में और साउथ इंडिया में। टेरिटरीज उन्होंने एनेक्स की, मतलब उस पर अधिकार किया, और ट्रिब्यूट एक्सेप्ट किया दूसरों से। चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन्होंने एम्पायर को वेस्टर्न इंडिया में एक्सपेंड किया। उन्होंने ट्रेड एनकरेज किया विद मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, और पैटर्न ऑफ स्कॉलर्स लाइक कालिदास, बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने संरक्षण प्रोवाइड किया। टुगेदर दे क्रिएटेड अ स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस एम्पायर रिमेंबर्ड एज इंडियाज गोल्डन एज। उन्होंने सबने मिलकर एक एम्पायर को स्टेबिलिटी के साथ एस्टैब्लिश किया जो बहुत समृद्ध था। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समुद्रगुप्तास कन्क्वेस्ट। समुद्रगुप्त ने जो कन्क्वेस्ट की उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो देख लेते हैं आंसर। He was known as Napoleon of India for military success. बहुत सारी मिलिट्री सक्सेस उनको मिली, इसके कारण उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। He defeated many rulers in northern India and annexed their territories. उन्होंने नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे शासकों को हराया और उनकी टेरिटरीज जीत ली। साउथ में कैंपेन किया, वहां राजाओं को हराया, बट अलाउ देम टू रूल एज ट्रिब्यूटरीज। अब उन्होंने लेकिन वहां पर क्या किया, जो साउथ में राजाओं को हराया, कहा कि आप ही शासन करो लेकिन बदले में आप हमें ट्रिब्यूट दोगे। एक्सटेंडेड एम्पायर फ्रॉम हिमालयस टू साउथ, हिमालय से लेकर साउथ तक एम्पायर को फैलाया। ही स्प्रेड गुप्ता इन्फ्लुएंस फार एंड वाइड, गुप्ता का जो प्रभाव है बहुत दूर दूर तक इन्होंने फैलाया। हिज विक्ट्रीज मेड द गुप्ता एम्पायर स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वाला है, डिस्क्राइब द कल्चरल एंड सोशल लाइफ ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता काल में सोसाइटी कैसी थी, कल्चरल जो डेवलपमेंट्स है वो कैसे थे वो बताना है। तो सोसाइटी ये वर्णास में डिवाइड थी, डिवाइडेड इनटू वर्णास। पीपल फॉलो ट्रेडिशनल कस्टम। अर्बन लाइफ जो सिटी की लाइफ थी, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, ये
प्रॉस्पर हो रहा था। फेस्टिवल्स और फेयर्स, मेले वगैरह या फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते थे, जॉय और डिवोशन के तौर पे मनाए जाते थे। ट्रेड जो है लिंक थे इंडिया के विद सेंट्रल एशिया एंड मेडिटेरेनियन। चैरिटी, बहुत सारे दान वगैरह टेम्पल्स में, रेस्ट हाउसेस में और हॉस्पिटल बिल्ड करने में लगाए जाते थे। कल्चर जो है उसमें आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। रॉयल पैट्रोनेज मतलब जो राजा वगैरह थे उनके संरक्षण में। लाइफ जो थी वो प्रॉस्पेरियस थी, कल्चर्ड थी और पीसफुल थी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड लिटरेचर फ्लरिश ड्यूरिंग गुप्ता एज? लिटरेचर कैसे विकसित हुआ, डेवलप हुआ गुप्ता काल में? गुप्ता रूलर्स ने पैट्रनाइज किया संस्कृत लैंग्वेज को और विद्वानों को। कालिदास जैसे जो पोएट थे उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, और पोएम्स लिखी जैसे मेघदूतम, रघुवंशम। तो ऐसे ही एक और थे भारवी, शूद्र का, इन्होंने मृच्छकटिका लिखी थी। भारवी ने लिखा था कृतार्जुनिया। सो लिटरेचर एक्सप्रेस डिवोशन, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर एडमायर्ड ग्लोबली इवन टुडे। आज भी ये सारे वर्क्स जो हैं, जैसे मृच्छकटिका है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। गुप्ता एज इज कंसिडर्ड द पीक ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये पहले भी हमने पढ़ लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अबाउट द वर्क ऑफ कालिदास। कालिदास के वर्क के बारे में लिखना है। वो जो है एक बहुत सेलिब्रेटेड, बहुत फेमस पोएट और ड्रामेटिस्ट हैं गुप्ता काल के। उन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनके इंपॉर्टेंट प्लेस जो है अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम है। पोएम्स है उनकी मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम। उनके जो वर्क हैं ये कंबाइन करते हैं नेचर को, डिवोशन को और ह्यूमन के इमोशंस को। लिटरेचर एडमायर्ड फॉर एलिगेंस, इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उन्होंने गुप्ता लिटरेचर को वर्ल्ड में फेमस कर दिया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में, सो इनके बारे में लिखेंगे। ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन ऑफ गुप्ता पीरियड। ही रोट आर्यभट्टियम, एक्सप्लेन दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ही गेव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई एक्यूरेटली। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट्स दैट शेप्ड एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। हिज डिस्कवरीज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन साइंस एंड इंस्पायर्ड लेटर स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड। इनकी जो डिस्कवरीज थी उन्होंने इंडिया की जो साइंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और इंस्पायर्ड लेटर स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के जो विद्वान थे उनको बाद में इंस्पायर भी किया बहुत सारी डिस्कवरीज करने। So with this students, we are done with summary and examination questions, exam based questions of chapter number 7. Now let us just start with revision of chapter number 8. तो आगे देखते हैं, व्हाट इज सेक्रेडनेस। सेक्रेडनेस क्या होता है? मैंने सेक्रेड बताया था, पवित्र को बोलते हैं ना। तो सेक्रेडनेस क्या होगा? इट मीन्स समथिंग डीपली स्पिरिचुअल, जो आत्मा से रिलेटेड हो, होली यानी पवित्र हो, वर्दी ऑफ रेवरेंस। रेवरेंस मतलब होता है श्रद्धा, ठीक है, जिसकी हम श्रद्धा कर सके, है ना, कि श्रद्धा करने लायक कोई चीज हो, उसे हम बोलते हैं सेक्रेडनेस। फिर इट इज नॉट लिमिटेड टू श्राइन्स। ऐसा नहीं है कि सेक्रेडनेस यानी जो पवित्रता है वो सिर्फ श्राइन्स या मंदिर तक ही सीमित है, बट इसमें पिलग्रिमेज जो जर्नी होती है वो भी इंक्लूड होता है। नेचुरल एलिमेंट्स भी आते हैं और एंटायर लैंडस्केप्स भी आता है। जैसे माउंटेन पे है कोई एक मंदिर बना हुआ है ना, तो सिर्फ ये मंदिर पवित्र नहीं होता, वो रास्ता जिसको फॉलो करके यहाँ तक जाया जा रहा है वो रास्ता भी पवित्र होता है। ये जो ज्योग्राफिकल लैंडस्केप है, ये जो माउंटेन है, ये भी पवित्र हो जाता है, राइट। पेड़ पौधे रास्ते में जो भी आ रहे हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? पवित्र माने जाते हैं। सो नेक्स्ट इज सेक्रेड प्लेसेस अक्रॉस रिलीजन्स। अब सारे रिलीजन्स की बात हो रही, तो ऑल रिलीजन्स इन इंडिया इंक्लूडिंग इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, देन बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म एंड हिंदुइज्म हैव सेक्रेड प्लेसेस। सभी धर्मों के अपने अपने सेक्रेड प्लेसेस है जहाँ पर वो लोग जाके वर्शिप करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे दरगाह शरीफ अजमेर में है, वेलंकनी चर्च तमिलनाडु में है, सांची एंड बोध गया बुद्धिज्म से रिलेटेड है, अकाल तख्त एंड पटना साहिब ये सिखिज्म से रिलेटेड। पिलग्रिमेज एंड सेक्रेड ज्योग्राफी। सो तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज जो होती है बहुत फिजिकल और स्पिरिचुअल जर्नी है। फिजिकल मतलब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ होगी तभी आप कोई भी पिलग्रिमेज का सफर जो है वो तय कर सकते हैं। स्पिरिचुअल यानी आत्मा से भी हम तैयार होने चाहिए, अपने मन से, अंदर से, है ना। सेक्रेड रूट्स जो होते हैं जो साइट्स को कनेक्ट करते हैं अक्रॉस इंडिया, फॉर्मिंग एक नेटवर्क जैसा बन जाता है, जिसमें 4 धाम है, ज्योतिर्लिंग्स है, शक्ति पीठ आते हैं। हमने इन सबसे रिलेटेड कहानियां चैप्टर में पढ़ी थी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप चैप्टर की वीडियो जरूर देखें। पिलग्रिमेज जो है ऑफन लीड टू कल्चरल यूनिटी बाय कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन। पिलग्रिमेज जो होता है वो हमेशा एक कल्चरल यूनिटी मेंटेन करता है कि जो अलग अलग रीजन के लोग हैं उनको कनेक्ट करके,
देन नेक्स्ट हमने देखा था जैन एंड ट्राइबल सेक्रेड स्पेसेस। तो जैन विजिटेड प्लेसेस लाइक माउंट आबू, गिरनार, देन शत्रुंजय एसोसिएटेड विद तीर्थंकारा। तीर्थंकारा कौन थे हमने देखे थे, जो स्पिरिचुअल सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो गुरु हुआ करते थे जैन धर्म में, उन्हें तीर्थंकारा कहा जाता है। ट्राइबल ट्रेडिशंस कंसिडर माउंटेन्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट सेक्रेड। एग्जाम्पल इंक्लूड नियम डोंगर, डोंगरिया कोन एंड टोडा हिल्स। सो ट्राइबल ट्रेडिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे वो माउंटेन रिवर में, माउंटेन रीजन में रहते हैं और ये लोग नदियों को, फॉरेस्ट को, इन्हें सेक्रेड समझते हैं। जैसे एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्राइबल पॉपुलेशन का। देन नेक्स्ट इज नेचर एंड सेक्रेड इकोलॉजी। अब इसमें क्या है कि रिवर लाइक गंगा, यमुना, गोदावरी आर रेवर्ड एंड पर्सोनिफाइड एज गॉडेस। पर्सोनिफाइड मतलब कि नदियों को पर्सन की कैटेगरी दे दी गई है, देवी माँ की कैटेगरी दे दी गई है ना। सेक्रेड ग्रूव्स, फॉरेस्ट एंड ट्रीज लाइक पीपल ट्री, फिकस रिलीजियोसा आर वर्शिप्ड एंड प्रोटेक्टेड। पीपल ट्री ये भी एक नेचर का ही पार्ट है, ट्री है, लेकिन इसको हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है, इसकी पूजा भी की जाती है। देन कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रेड ज्योग्राफी। तो इसमें क्या पढ़ा था कि जो सेक्रेड प्लेसेस होते हैं जैसे मंदिर वगैरह, ओफन लोकेटेड इन फॉरेस्ट, वो जंगल में लोकेटेड होते हैं, माउंटेन में और रिवर बैंक्स पे। पिलग्रिमेज जो रूट होता है, रास्ता जिससे कि तीर्थयात्री जाते हैं, ऑल्सो हेल्प ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। एग्जाम्पल हमने देखा था उत्तर पथ और दक्षिण पथ। हमने देखा था कि जो तीर्थयात्री जाते हैं उनको खाने के लिए, पहनने के लिए सब चीजें जरूरत पड़ती है ना। सो वो सब वो किससे लेते हैं, जो व्यापारी उस रास्ते पर उनको मिलते हैं उससे लेते हैं, जिस वजह से व्यापार भी बढ़ता है ना पिलग्रिमेज के साथ। फिर हमने देखा था सेक्रेड लेजेंड्स एंड टेक्स्ट। सो लेजेंड्स लाइक, लेजेंड मतलब होती कहानियां है ना। सो लेजेंड्स लाइक स्टोरी ऑफ सती, शिव एक्सप्लेन हाउ लैंड बिकम सेक्रेड। शक्तिपीठ कैसे इंपॉर्टेंट बने, हमने शिव और सती की कहानी पढ़ी थी चैप्टर में, उसके थ्रू आपको मैंने बताया था। एपिक लाइक रामायण एंड महाभारत टाइल लोकल ज्योग्राफी टू नेशनल कल्चरल मेमोरियल। जिस रास्ते से होकर राम जी गुजरे थे या कहीं पर वो लोग रुके थे, तो वो जगह उन लोगों ने, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल्स है, वो लोग रिलेट करते हैं और ये कल्चरल यूनिटी का पार्ट बन जाता है। देन ग्लोबल सेक्रेड ज्योग्राफी, इसमें क्या देखा था कि सेक्रेड ज्योग्राफी पूरे वर्ल्ड वाइड में है। जैसे ग्रीक में ग्रुप्स है, माओरी सेक्रेड माउंटेन्स है, नेटिव अमेरिकन नेचर वर्शिप। देन एग्जाम्पल था तोरानाकी माउंगा, जो माउंटेन है न्यूजीलैंड में, उनको उन्होंने पर्सन की कैटेगरी दे दी है, जैसे अभी हमने इंडिया के केस में नदियों के बारे में देखा। देन नीड फॉर कंजर्वेशन, हमें जो हमारे सेक्रेड ज्योग्राफी है उसको, सेक्रेड साइट्स है उसको हमें कंजर्व यानी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉल्यूशन वहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है और डैमेज हो रहा है क्योंकि हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कल्चरल ट्रेडिशंस दैट रिस्पेक्ट नेचर कैन सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि प्रेजेंट जनरेशन का हम सारी चीजें पूरी करते हुए उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए हम सेव कर सके, राइट। सो ये होता है सस्टेनेबिलिटी। तो कल्चरल ट्रेडिशन जो नेचर का रिस्पेक्ट करते हैं, हम नेचर को रिस्पेक्ट की वे से देखेंगे तो हम सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज थोड़ी वैसी आ रही होगी क्योंकि अभी मुझे सर्दी जुकाम है, सो प्लीज ट्राई टू एडजस्ट विद इट। चलिए अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला है सेक्रेड का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, होली और स्पिरिचुअल या टेम्पररी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, होली और spiritual. Then second is which river is personified as goddess in India? Amazon, Nile, गंगा and Danube. इंडिया की बात हो रही है ना, तो गंगा रिवर है इंडिया के, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। देन व्हाट इज तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा क्या है? टेम्पल का आर्किटेक्चर, रिवर की क्लीनिंग, सेक्रेड जर्नी या फॉरेस्ट फार्मिंग। सो सेक्रेड जर्नी, जब हम किसी सेक्रेड प्लेस की विजिट के लिए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं तीर्थ यात्रा। देन वेयर इज दरगाह शरीफ लोकेटेड? कहाँ पर है? लखनऊ, हैदराबाद, अजमेर या दिल्ली? तो ये अजमेर में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देन विच रिलीजन इज एसोसिएटेड विद माउंट आबू? बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म या इस्लाम? जैनिज्म रिलेटेड है माउंट आबू से। देन व्हाट इज शक्तिपीठ? ये कोई ट्रेड रूट है या टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस पावर, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या जैन केव? सो माता सती से रिलेटेड ये आंसर आ जाएगा इसका बी, सारे क्या है? टेम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट इज वेयर विच ट्री इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप? मैंगो, पीपल, नीम या बनियान? पीपल ट्री को पूजा जाता है ना, सो बी इसका आंसर है। देन विच स्टेट हैज नियम डोंगर सेक्रेड टू ट्राइबल ग्रुप? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और आसाम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा के पार्ट में नियम डोंगर है। देन वेलंकनी चर्च इज इन केरला, तमिलनाडु, गोवा और वेस्ट बंगाल? अभी मैंने बताया तमिलनाडु में है। देन व्हाट डू सेक्रेड ग्रुप्स हेल्प प्रिजर्व? सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं क्या प्रिजर्व करते हैं? सॉइल एरोजन, रेनफॉल, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी या रॉक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। देन व्हाट डज द स्टोरी ऑफ सती एंड शिव एक्सप्लेन?
पॉलिटिक्स, शक्तिपीठ, ट्रेड और इन्वेशन। शक्तिपीठास का कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ उसके बारे में बताया जाता है। देन अकाल तख्त, ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म या इस्लाम? सो ये रिलेटेड है सिखिज्म से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाट इज बोध गया नोन फॉर? मॉस्क, चर्च, बुद्धाज एनलाइटनमेंट या बैटल? बुद्ध भगवान को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। पिलग्रिमेज जो प्रमोट करते हैं क्या? पॉल्यूशन, यूनिटी, वॉर और पॉवर्टी। यूनिटी प्रमोट करते हैं, ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, फिर है विच माउंटेन इन न्यूजीलैंड इज सेक्रेड? न्यूजीलैंड में कौन सा माउंटेन सेक्रेड है? फूजी, एल्प्स, तारानाकी माउंगा, देन रॉकी माउंटेन। तो ये आंसर है सी वाला, तारानाकी माउंगा। देन which type of journey in a pilgrimage? Political, spiritual and physical, commercial, economic? Spiritual and physical journey is example of pilgrimage. Then Ganga and Yamuna are example of sacred rivers, bridges, dams or canals. Sacred rivers, A इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, then what is the purpose of sacred geography? Warfare, economic profit, spiritual connection या architecture only? Spiritual, आत्मिक तौर पे कनेक्शन होना चाहिए। अब हम कुछ fill in the blanks देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर sacredness means something deeply dash और worthy of reference। तो deeply क्या होना चाहिए? कुछ भी spiritual है ना, तो यहाँ पे आप fill कर लेंगे। मैं fill नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ, आप खुद से fill कर लीजिएगा। Then the river dash is personified and worshipped as goddess। तो यहाँ पे कौन सी रिवर को हमने पर्सन की कैटेगरी दी है? गंगा। तीर्थ यात्रा इज बोथ डैश एंड स्पिरिचुअल जर्नी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी। फिर है चार धाम पिलग्रिमेज इंक्लूड डैश सेक्रेड साइट्स। कितने साइट्स हैं इसमें? 4, इसीलिए चार धाम नाम है। माउंट आबू, ये जो सेक्रेड प्लेस है, ये किस कम्युनिटी का है? तो जैनिज्म का। ठीक, जैन कम्युनिटी का। देन ट्राइबल ग्रुप्स often consider dash and forest as sacred। किसको वो sacred समझते? फॉरेस्ट के अलावा माउंटेन्स को। नियम डोंगर is a sacred site for the कौन सी ट्राइब के लिए? तो डोंगरिया कोंड ट्राइब के लिए। ठीक है, देन द स्टोरी ऑफ सती एंड शिवा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ शक्ति पीठा। तो शक्ति इसमें आंसर आ जाएगा। देन द डैश ट्रीज इज कंसिडर्ड होली एंड इज प्रोटेक्टेड। पीपल ट्री, इसका साइंटिफिक नेम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेक्रेड ग्रुप्स हेल्प कंजर्व लोकल डैश एंड बायोडाइवर्सिटी। सो लोकल फ्लोरा यानी प्लांट लाइफ। ठीक है, फ्लोरा एंड बायोडाइवर्सिटी। देन वेलंकनी चर्च, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु में। अकाल तख्त इज एन इम्पोर्टेंट सेक्रेड साइट इन विच रिलीजन? सिख रिलीजन। पिलग्रिमेज कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड कल्चर। देन एंशिएंट पिलग्रिमेज रूट आर ऑल्सो सर्व्ड एज डैश रूट्स। क्या है ये? ट्रेड रूट्स के फॉर्म में भी यूज होते हैं। बोध गया इज एसोसिएटेड विद एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। ठीक है, अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है व्हाट डज सेक्रेडनेस मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेक्रेडनेस का क्या मतलब है? सो इट रेफर्स टू द डीप स्पिरिचुअल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस अटैच्ड टू सर्टेन प्लेसेस, रिवर्स, ट्रीज और लैंडस्केप इन इंडियन ट्रेडिशन। देन व्हाट इज पर्पस ऑफ पिलग्रिमेज? तीर्थ यात्रा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये एक जर्नी है जो करी जाती है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, कनेक्शंस टू सेक्रेड प्लेसेस। ये यूनिफाई करते हैं लोगों को फ्रॉम डिफरेंट रीजन and culture. Then name a sacred Jain site and its important. तो माउंट आबू हमने देखा था। So Mount Abu is a major Jain pilgrimage site associated with Tirthankaras and is revered for its temples and spiritual significance. Revered मतलब श्रद्धा। Then why are river considered sacred in India? इंडिया में रिवर्स को पवित्र क्यों समझा जाता है? रिवर लाइक गंगा एंड यमुना आर पर्सोनिफाइड। इनको पर्सन की कैटेगरी दे दी गई है एज ए गॉडेस एंड आर रेवर्ड। इनकी श्रद्धा की जाती है एज प्यूरिफाइंग एंड लाइफ गिविंग फोर्सेज इन इंडियन कल्चर। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर शक्ति पीठास एंड हाउ डिड दे ओरिजिनेट? शक्तिपीठ क्या और ये कैसे बने? सो ये सेक्रेड साइट्स है। कहा जाता है जहां जहां सती की बॉडी फेल हुई, गिरी, वो डीपली एसोसिएट करते हैं गॉडेस के और वर्शिप करते हैं हिंदुइज्म में। व्हाट इज कल्चरल रोल ऑफ सेक्रेड ट्रीज लाइक पीपल? पीपल का जो ट्री है उसकी कल्चरल रोल क्या है? सो ये श्रद्धा का भाव इसमें आता है फॉर देयर रिलीजियस वैल्यू, ऑफन फाउंड नियर टेम्पल्स एंड आर प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्पिरिचुअल बिलीफ। आत्मिक जो एक भावना है या विचार है उसके लिए इसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है और मंदिरों के आसपास ये देखने को मिलता है।
देन व्हाट डू सेक्रेड ग्रुप्स हेल्प प्रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप्स क्या प्रिजर्व करते हैं? सो ये तो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम को, सस्टेन थ्रू ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड प्रोहिबिटेड देयर डिस्ट्रक्शंस और मिसयूज। देन नेम वन ट्राइबल सेक्रेड साइट्स एंड कम्युनिटी, कौन सी ट्राइबल एक सेक्रेड साइट्स और कम्युनिटी उसके बारे में बताना है, कोई सी भी, है ना। सो नियम डोंगर क्या है? एक सेक्रेड एरिया है फॉर डोंगरिया कोन ट्राइब्स रिप्रेजेंटिंग अ कनेक्शन बिटवीन ट्राइबल आइडेंटिटी एंड नेचर। Then next question is how does sacred geography promote unity? Sacred geography जो यूनिटी कैसे प्रमोट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कनेक्ट करती है रीजन्स को थ्रू शेयर्ड पिलग्रिमेज। जब साथ में लोग तीर्थ यात्री जाते हैं तो रीजन्स जो अलग अलग जगह से आते हैं वो लोग जुड़ते हैं, उनके रिचुअल्स पता चलते हैं, बिलीव्स पता चलते हैं। इससे हेल्प होती है फॉर्म अ कलेक्टिव कल्चरल एंड स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। बोध गया किस चीज के लिए जाना जाता है? बुद्धा के एनलाइटनमेंट के लिए जाना जाता है ना। सो इट इज अ प्लेस वेयर गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट एंड is a key pilgrimage, a pilgrimage है, it's a key pilgrimage site for Buddhist globally. Then what role do forest play in sacred tradition? Forest का क्या रोल है? So they are considered homes of deities. इन्हें हम समझते हैं फॉरेस्ट को, जंगलों को, कि भगवान जो देवी देवता है उनके घर हैं in many cultures and are protected as sacred groves. इसीलिए इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। Why are pilgrimage route historically important? ये जो रूट्स है ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो कल्चरल एक्सचेंज के लिए, ट्रेड के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए पूरे इंडिया में जो पिलग्रिमेज रूट्स हैं बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडियन कल्चर। पिलग्रिमेज का क्या सिग्निफिकेंस है? तो इट इज मोर देन रिलीजियस जर्नी, इट इज अ कल्चरल ट्रेडिशन दैट स्ट्रेंथन फेथ एंड यूनिटी। पीपल ट्रैवल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू विजिट सेक्रेड प्लेसेस लाइक चार धाम एंड ज्योतिर्लिंग। ठीक है, लोग जगह जगह से आते हैं इन जगहों को विजिट करने के लिए। दीज जर्नीज हेल्प शेयर स्टोरीज, वैल्यूज, रिचुअल्स अक्रॉस रीजन और सपोर्ट करते हैं लोकल कम्युनिटीज को थ्रू डोनेशन एंड टूरिज्म व्हाइल रीइंफोर्सिंग अ कलेक्टिव स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। कलेक्टिव एक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। देन डिस्क्राइब द सेक्रेडनेस ऑफ रिवर्स इन इंडियन ट्रेडिशन। सो इसमें रिवर्स का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के ट्रेडिशन में वो बताना है। तो रिवर लाइक गंगा, यमुना आर वर्शिप्ड एज लिविंग गॉडेस and play a vital role in religious life. People bathe in these rivers to cleanse sins and perform rituals like immersion of ashes or festival offering. लोग इन नदियों में अपने पाप को, sin मतलब होता है पाप को, क्लीन करने के लिए, धोने के लिए, साफ करने के लिए नहाते हैं। जो अस्थियां होती हैं उनको भी विसर्जित किया जाता है इन नदियों में। These rivers are not only sacred, ये सिर्फ पवित्र नहीं है but essential to environment and livelihoods, symbolizing spiritual and ecological balance. ये आंसर थोड़े बड़े हैं, जितने मार्क्स का आएगा आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। Then what role do sacred groves and trees plays in conservation? कंजर्वेशन में इनका क्या रोल है? तो चलिए देख लेते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स आर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट प्रिजर्व ड्यू टू स्पिरिचुअल बिलीफ। जैसे इतने दूर में फॉरेस्ट है, उसमें से कुछ एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया, इस पैच को प्रोटेक्ट कर लिया स्पिरिचुअल बिलीफ के कारण। कम्युनिटीज जो वहां रहते हैं वो कटिंग ट्री को अवॉइड करते हैं, एनिमल हंटिंग को मना करते हैं, बिलीविंग डीटीज रिसाइड इन देम, कि इस एरिया में भगवान है तो इस एरिया में ना पेड़ पौधे काटे जाने हैं, ना किसी जानवर का शिकार होना चाहिए। ट्रीज लाइक पीपल एंड बनियान आर वर्शिप्ड एंड प्रोटेक्टेड। दीज ट्रेडिशन हेल्प कंजर्व biodiversity and serve as early example of sustainable environmental practices rooted in culture. Then explain how legends, जो stories हैं, turn land into sacred geography. So कैसे जो land है वो geography में convert हुआ? So legends like story of Sati or even from Ramayana and Mahabharata turn ordinary landscape into holy ground. Shakti Peeth, for instance, are believed to be places where Sati bodies fall apart. These stories give spiritual meaning to places, encouraging people to preserve and visit them as part of their religious practice. So ये सारा मैं समझा चुकी हूँ चैप्टर में, तो आप एक बार चैप्टर जरूर देखिए। What challenges do sacred site face today? आज कौन कौन से challenges फेस कर रहे हैं सेक्रेड जो भी पवित्र साइट्स है वो? So today face problems of pollution, overcrowding and commercialization. बहुत ज्यादा लोग विजिट करने आते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन भी वहां पर हो रहा है। Rivers are becoming dirty despite being holy and forests around temples are being cut for infrastructure. Tourists may disrespect tradition. However, if we revive cultural practices and involve communities in protecting these sites, they can continue to be both spiritually and ecologically significant. Then how do tribal communities view nature as sacred? ट्राइबल कम्युनिटीज कैसे नेचर को सेक्रेड देखती है? तो लाइक डोंगरिया कोंड वर्शिप हिल्स, फॉरेस्ट एंड रिवर्स एज सेक्रेड। फिर नियम डोंगर के बारे में हमने पढ़ा था, ये फॉर इंस्टेंस इज अ माउंटेन, दे कंसिडर द होम ऑफ
गॉड दे डोंट एक्सप्लॉइट दीज एरिया एंड लिव इन हार्मनी विद द नेचर। ये जो माउंटेन एरिया है इसको ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बिल्कुल नेचर के साथ हार्मनी यानी पीसफुल तरीके से रहते हैं। देयर बिलीफ शो डीप रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट एंड ऑफर मॉडल्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, कि कैसे हम एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य बिठाकर एक साथ रह सकते हैं खुशी खुशी। ओके, So with this students we are done with revision and extra practice question of chapter number 8 also, and together with this 7th and 8th also हमारा complete हो गया है इसलिए। Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.